हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची होने वाली सिया राशि। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल कॉस्ट का कैस। तो गाइस जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो हमको बताएंगे कि जो मटेरियल कॉस्ट होता है उसके साथ कैसे डील करना है। तो गाइस आप बोलोगे मैम मटेरियल मतलब, तो गाइस देखो मटेरियल कैन बी अ रॉ मटेरियल एंड एनीथिंग जो भी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हमको हेल्प करता है। और इसका एकदम सटीक डेफिनेशन वो तो अपन पढ़ने ही वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन प्लस सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट गाइस आपके आगे की केस की कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना। और गाइस सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं तो बी रेडी फॉर दैट। तो गाइस सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेशन में मैं आपको सारे डेफिनेशंस बताऊंगी। गाइस अगर आप स्टडी मैट देखते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस रहते हैं। बट गाइस अकॉर्डिंग मतलब सारे केस में ना स्टैंडर्ड्स, जैसे कि स्टैंडर्ड्स है मैंने आपको हमारी फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था। गाइस अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखा है ना तो प्लीज़ जाके पहले वो देखो, देन ये देखना, ठीक है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे सीक्वेंस में लेक्चर्स देखें, क्योंकि गाइस एक सीक्वेंस में बनाया जाता है। कोई बात पहले बता दी जाती तो वो बार-बार नहीं बताई जाती ना, क्योंकि आपका और हमारा दोनों का समय कीमती है, इसीलिए। तो गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीधा जंप करके यहाँ पे आए हो तो आप प्लीज़ वापस जाओ और शुरू से देखो, ठीक है? वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि कुछ अधूरा-अधूरा सा है, ठीक है? तो गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ कि गाइस डेफिनेशन जैसे कि अगर बुक में देखते हैं तो कम से कम 10 से 12 डेफिनेशंस दी रहती हैं। बट गाइस मैंने सिलेक्टिवली कुछ-कुछ छाँट के इसमें डाली है, बिकॉज़ गाइस बहुत सारी रिपीटेड डेफिनेशंस रहती है। तो यहाँ पर बुक को मोटी करने का क्या ही फ़ायदा है, आपके लिए भी बर्डन, मेरे लिए भी। तो गाइस दैट्स व्हाई मैंने क्या किया कि छाँट के इसमें डेफिनेशंस डाले। कोई भी आपकी डेफिनेशन छूटने वाली नहीं है। जो ऑलरेडी कवर्ड है बस उसी को मैंने एलिमिनेट किया है, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचना कि मैम आपके डेफिनेशंस कम है, बुक में डेफिनेशन ज़्यादा है। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रिपीटेड डेफिनेशंस है मैंने उसको एलिमिनेट किया और स्मार्ट वर्क करना चाहिए इंसान को, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊँगी कि इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बताऊँगी इसका ओवरव्यू में कि मटेरियल कॉस्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, स्पेसिफिकली मटेरियल कॉस्ट ही क्यों? अभी तक तो जैसे कि आपने पुरानी स्लाइड्स में देखा होगा कि हमने क्या पढ़ा था, अपना ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, ठीक है? ये थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था। देन अपन ने क्या पढ़ा था, देन अपन ने पढ़ा था सर्विस कॉस्ट एंड मतलब जीएसटी से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट। बट गाइस अचानक से मटेरियल क्यों पढ़ रहे हैं? आप सोच रहे होगे मैम ये मटेरियल कॉस्ट क्यों पढ़ा रहे हो आप करके। तो गाइस देखो मटेरियल, एम्प्लॉय, ये सब ना थोड़े डायरेक्ट नेचर्स के खर्चे होते हैं और हमारा जो फील्ड है कॉस्ट का वो डायरेक्टली से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो जब अपन ऑडिट भी करते हैं ना तो ऑडिट जो मेनली फोकस्ड रहता है ना तो वो मटेरियल, लेबर एंड बाकी चीज़ों पे रहता है अपना, ठीक है। तो मेनली फोकस जब इसमें रहेगा तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स तो बनाने पड़ेंगे ना। आपको आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि देखो मटेरियल के बाद ना अभी अपन पढ़ने वाले हैं आगे एम्प्लॉय का, ठीक है। तो एम्प्लॉय मतलब देखो मटेरियल हो गया, देन एम्प्लॉय हो गया, फिर अपना जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है ना वो आएगा, यूटिलिटीज आएगी। मैम यूटिलिटीज क्या होती, तो गाइस वहीं पे बताऊंगी मैं, थोड़ा सस्पेंस बने रहने दो, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी आपको कि गाइस जैसे कि अपना जो आप कॉस्ट शीट भी देखे होंगे उसमें मोटा मोटे जितना आइटम्स रहते हैं ना, कैश ने सोच के और कोशिश की कि सारे के कैश बनाए, सो दैट गाइस एज अपन सीएमए बन जाएंगे तो एज अपन को ऑडिट करने में परेशानी ना हो, ठीक है, एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में एंटिटी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता रही थी कि मटेरियल कॉस्ट इसीलिए आया है और उसका रिलेवेंस वगैरह मैंने आपको बताया, ठीक है। अब डेफिनेशंस पढ़ते हैं। इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं गाइस, जैसे कि आप इंटरमीडिएट क्लियर्ड हो, ठीक है, ये तो मैं मान रही हूँ, मानने की क्या जरूरत है, आई नो आप हो, ठीक है। तो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट जो रहता है गाइस वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रहता है। जैसे कि आप इंटरमीडिएटरी हो, आप इंटरमीडिएट क्लियर्ड हो, तो गाइस आपके में थोड़ा फाइनल प्रोसेसिंग बचा, दैट्स व्हाई यू आर गिविंग फाइनल एग्जाम्स ना, नहीं तो फिर क्या जरूरत थी, ठीक है। तो आप यहाँ क्लासेस आए हो अपने आप को फाइन ट्यून करने के लिए, लाइक आप घड़ा बन चुके हो बट घड़े का प्रॉपर शेप, पेंट, लुक्स ये चाहिए ना, दैट्स व्हाई वी आर हियर इन फाइनल, ओके। तो इंटर्न प्रोडक्ट जो रहते हैं उसमें अपन को फाइनल प्रोसेसिंग बचे रहती है हल्की फुल्की सी, ठीक। देन अपना प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स। तो गाइस जो अपना प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट है ना उसका अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको पता ही होगा, अपन पढ़े हैं इंटरमीडिएट पे, ठीक है। तो गाइस वो AS10 अपन ने पढ़ा था इंटरमीडिएट पे।
जो इसी से डील करता है। 1 सेकंड। ठीक है, तो अपन ने कैश पढ़ा था, सॉरी एएस पढ़ा था, एएस 10, वो इसी से डील करते हैं। तो गाइस आपको याद होगा कि उसमें अपन बताते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन को कैलकुलेट करना है, क्या डिस्क्लोजर देना वगैरह वगैरह। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी उसका डेफिनेशन। तो देखो गाइस, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट जो होता है ना, वो हेल्ड फॉर, अपन किसके लिए उसको हेल्ड करते हैं, किस चीज़ के लिए उसको लाया गया है दुनिया में, ठीक है? फॉर प्रोडक्शन के लिए लाया गया, ठीक है? प्रोडक्शन के लिए अपन उसको लाए हैं, ठीक है? सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उसको लाए हैं, रेंट देने के लिए, फॉर मतलब रेंट देने के लिए भी ला सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल किसी की घर बनाने की इच्छा होती है, तो अब उनकी फैमिली में अगर 5 मेंबर है, तो ऐसे तो नहीं कि 5 घर है हमारे पास, तो सब लोग एक-एक जगह रहेंगे। ऐसा नहीं होता गाइस। वो लोग क्या करते हैं, एक जगह खुद रहते हैं और फिर 4 घर को उन लोग रेंट पे देते हैं, ठीक है? तो वैसे अगर हम अपनी फैक्ट्री में कोई मशीनरी ला रहे हैं, तो गाइस अब उस मशीनरी का क्या करोगे, एक बार सोचो ना। मैम हम ना उससे प्रोडक्शन करेंगे, वेरी गुड। या तो मैम हम उसे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वेरी गुड। जैसे कि गाइस का सर्विसेज भी किस टाइप से हो सकती है, रेंटल हो सकती है, या तो गाइस रेंटल सर्विसेज या फिर कुछ और सर्विस अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे, ठीक है? जैसे कि अगर माइक ले लेते हैं, तो मैं टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ उससे, ठीक है? वैसे ही अगर रेंटल, रेंटल अपन किसी और को दे सकते हैं, लाइक अपने पास ज़्यादा मशीन हो गई तो आप अपने किसी भी जिनको भी ज़रूरत है मशीन की उनको दे दो और फिर उनसे रेंट ले लो, ठीक है? तो टेंजिबल एसेट्स ये 3 पर्पज़ से यूज़ आ सकता है, ठीक है? फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन की यूज़ आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के आता है, और गाइस हमेशा याद रखना, इसकी जो लाइफ रहती है वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा ही रहती है, ठीक है? एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा रहती है। ये डेफिनेशन मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश की हूँ, आई होप गाइस आपको याद हो गया होगा, ठीक है? तो गाइस अपन पढ़ चुके हैं क्या-क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक। अब अपन क्या पढ़ेंगे, स्क्रैप। तो स्क्रैप क्या होता है गाइस, ऐसी ऐसे ऐसे मटेरियल जो काम की ही नहीं है कुछ, मतलब फालतू के बिल्कुल, ठीक है? तो डिस्कार्डेड मटेरियल विच आर नो सिग्निफिकेंट वैल्यू, उनकी वैल्यू भी नहीं है कुछ, ठीक है? एकदम इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है उनके पास, ठीक है? उनको हम लोग फेंक देंगे, मतलब उनको विदाउट अपन कोई भी विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट हम लोग उनको फेंक देंगे बिना कोई प्रोसेसिंग किए। जैसे कि घर में अपनी एग्जांपल ले लेते हैं गाइस कि कोई सामान खराब हो जाता है, ठीक है? तो उसको रिपेयर कराने की भी एक लिमिट होती है ना। समझ लीजिए कि आपके मेरे घर का एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं, हमारे घर टीवी थी, ठीक है? तो बॉल पड़ने की वज़ह से जो टीवी थी, उसका डिस्प्ले उड़ गया, ठीक है? क्रिकेट बॉल पड़ने से, ठीक है? अब वो जो टीवी थी, उसका कॉस्ट कितना था वो तो मुझे याद नहीं है, बट उसको बनवाने का खर्चा 5000 था, ठीक है? तो जब 5000 रुपए लग रहे हैं हमको बनवाने में, तो हमने सोचा उसको बनवाने की ही क्या ज़रूरत है, लाइक उसकी उतनी वैल्यू है नहीं, मतलब 5000 में बनवाओ एंड देन फिर टीवी देखो। उससे तो अच्छा ही है ना कि टीवी ना ही देखो, ठीक है? मतलब 5000 उस पे डालने लायक हमको लगा नहीं, वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। तो गाइज़ वो हमारे लिए स्क्रैप हो गया, स्क्रैप हो गया, ठीक है? अपन उसको ऐवें ही बेच देंगे, कुछ 2 1-2 हज़ार रुपए मिल जाएगा, देन जिसको देंगे वो बनवाता रहेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो वो स्क्रैप हो गया, तो हमारे लिए वो एकदम इनसिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है? हम लोग उसपे कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं किए, कर सकते थे बट नहीं किए, ठीक है? तो वो हमारे लिए स्क्रैप हो गया। और ऐसा भी होता है कि फर्दर प्रोसेसिंग कराने के बाद चीज़ें खराब हो जाती हैं, देन वो भी स्क्रैप हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद गाइज़ उसके बाद क्या है, रीइंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस इन प्लेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है? समझ गए ना? मतलब इसका मतलब पूरा मैं फिर से समझा दूँ कि आपको एक बार शॉर्ट में रीड करके, तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रुको। देखो, देखो सबसे पहले कह देगा डिस्कार्डेड मटेरियल हैविंग नो और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू नहीं है तो एकदम कम है, ठीक है? व्हिच इज़ यूजुअली आइदर डिस्पोज्ड ऑफ, उसको यूजुअली फेंक देते हैं, ठीक है? बिना कुछ ट्रीटमेंट किए, ठीक है? बिना उसको फर्दर ट्रीटमेंट किए, उसको ठीक किए बगैर ही उसको फेंक देते हैं, ठीक है? बट इनको छोड़कर अदर देन ठीक है? रिक्लेमेशन एंड हैंडलिंग, अगर ऐसा कुछ केस है तो उनको हटाकर, और रीइंट्रोड्यूसिंग इन प्रोसेस ऑफ प्लांट इन मतलब जैसे रॉ मटेरियल वगैरह होता है ना, तो अपन क्या करते हैं फिर से रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं उसको, कि जा फिर से बन के आना करके। तो उनको हटाकर बोल रहा है, ठीक? समझ गए ना? आगे बढ़ें? देखो गाइस अब अपन पढ़ते हैं मेन अपना प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा। अपन का प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट क्या होगा कि अपन कैसे उसको मेजर करें, मतलब कैसे पता करें, ठीक है? पता कैसे करें? तो गाइस हमेशा याद रखना कि मटेरियल की कॉस्ट पता करने के लिए आपको कुछ-कुछ ऐसी कॉस्ट लगेगी जो आप एकदम कन्फ्यूज़्ड होगे, मैम इसको ऐड करें,
मैम इसको माइनस करें, मैम क्या करें? तो गाइज़ वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट हमको हमेशा बताता है कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, परफेक्टली कॉस्ट क्या होनी चाहिए और क्या सम हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि उस चीज़ की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे कि डेमैरेज एंड डिटेंशन चार्जेस होते हैं गाइज़ और पेनल्टी वगैरह अगर कोई भी लगती है ना, तो ये कभी भी पार्ट नहीं बनता है, इसका बहुत अच्छा लॉजिक है। अगर आप लॉजिक दिमाग में रखोगे ना, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिक बस आपको यही रखना है दिमाग पे कि डिटेंशन डेमेरेज चार्जेस रहता है ना, वो कस्टम डिपार्टमेंट से लगता है, वो एक सामान के ओनर की गलती की वजह से लगता है, ठीक है? अब ये गलती थी, इसमें मटेरियल की गलती थी? नो, नो मैम, ठीक है। जब मटेरियल की गलती ही नहीं थी, मतलब मैम मटेरियल की वैसे भी गलती नहीं हो सकती, आप क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? तो गाइस नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ मैं ये समझाना चाहती हूँ कि मटेरियल की गलती इन द सेंस मटेरियल को से रिलेटेड, मतलब जैसे कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, मटेरियल को इंश्योरेंस कर रहे थे तुम, या मटेरियल को इधर से उधर ले जा रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। नो मैम, ये सब तो नहीं कर रहे थे ना। डिटेंशन और डैमरेज इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, ये मार्क कर लो वर्ड को। डिटेंशन और डैमरेज हमेशा एक ओनर की गलती होती है। वो सामान को लेके नहीं गया सही टाइम पे पोर्ट से, तो उसको लग जाता है डेमरेज चार्जेस। और जो वो लोग क्या बोलता है उसको, बर्तन मतलब कंटेनर, हाँ, कंटेनर पे जिस पे अपन सामान रखते हैं, वो कंटेनर अपन को ले जाने के लिए मिलता है कुछ टाइम के लिए, और अगर आप वो कंटेनर वापस नहीं करते तो आपको लगता है डिटेंशन चार्जेस। तो गाइज आप वो कंटेनर वापस नहीं किए या आप अपना सामान वहां से नहीं लेके गए, इन दोनों ही केस में मटेरियल कहाँ इन्वॉल्व था, इसमें तो पूरी आपकी गलती है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। पेनल्टी लग गई, पेनल्टी लग जाएगी कोई सी भी, तो उसमें कैसे मटेरियल की कॉस्ट में आप लोगे? कैसे? ले ही नहीं सकते ना, कॉमन सेंस की बात बताओ ना। जब आपकी कोई गलती नहीं तो आपको क्यों डाँट पड़ेगी? ये तो वही बात हो गई कि तुम कुछ किया ही नहीं और मम्मा ताना मार रही है। समझ गए ना? तो वैसी ही बात है, ठीक है? तो डिटेंशन डैमरेज पेनल्टी कभी नहीं आती, ये एकदम याद हो जाना चाहिए, अभी तक याद हो गया होगा, ठीक है? देन लॉस ड्यू टू श्रिंकेज, श्रिंकेज मतलब श्रिंक हो जाना कोई चीज़, इवोपरेट हो जाना, ठीक है? या फिर गेन, कभी-कभी गेन हो जाता है, कोई चीज़ ऐसे बढ़ जाती है, जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं ना, उन लोग जैसे कि रूम टेम्परेचर में आके गेन हो जाता है उनमें, जैसे कि अगर वो इतने थे तो वो इतने हो जाते हैं। केमिकल के केसेस में ऐसा होता है, कुछ एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ भी होता रहता है, ठीक है? तो गाइज़ वो सब अगर मटेरियल में हो रहा है ड्यू टू नॉर्मल रीज़न्स, तो गाइज़ आप उसको कंसीडर कर लेना, ठीक है? याद रखना नॉर्मल रीज़न की वज़ह से होता है तो आपको उसको ऐड करना है, सीधी-सी बात है, ठीक? इसको नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है। क्लियर हुआ ना? अगर एडेड होगा तो माइनस कर देना, एडेड नहीं होगा तो अंधे जैसे देखना, अरे ये काम का ही नहीं है। वैसे गाइस आप चिंता मत करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। अभी अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के हिसाब से भी देख लेते हैं, ठीक है? वैसे मैं अच्छे से ही बताती हूँ, ठीक है? अरे 1 सेकंड। हाँ, तो देखो स्पेयर पार्ट्स, अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है, कोई भी आपका स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, मतलब स्पेयर पार्ट मतलब जो अभी ये काम नहीं आ रहा है बट फ्यूचर में आएगा, और इक्विपमेंट स्टैंड बाय मतलब खड़ा है वो इक्विपमेंट अभी, बट अभी वो यूज़ का नहीं है, ठीक है? तो उसको आप कैसे मान रहे हो? अभी वो आप आपकी प्रॉपर्टी मान रहे हो, आप अपनी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में उसको इंक्लूड कर रहे हो, है ना? वो आपकी डेफिनेशन में आ रहा है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यूज़ आ रहा है, या फिर प्रोडक्शन सर्विस या फिर रेंटल में जा रहा है। तो इन ये सब अगर आपका मीट हो रहा है, तो अपन उसको क्या मानते हैं? प्लांट इक्विपमेंट मानते हैं, ठीक है? तो अगर वो डेफिनेशन मीट करता है गाइस, तो उस केस में आपको क्या करना है? उसको रिकॉग्नाइज़ करना है एज़ अ प्रॉपर्टी, उसको आप मानोगे कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। बट गाइस अगर वो 1 साल से कम है, समझ लो 8 मंथ है, 10 मंथ है, तो आप उसको क्या मान लेना? सोच के बताओ, क्या मानोगे? मैम हम लोग उसको ना इन्वेंटरी मान लेंगे। वेरी गुड, उसको आपको इन्वेंटरी मानना है क्योंकि उसकी लाइफ इतनी थी, आप उसकी लाइफ मतलब उसकी लाइफ अगर इतनी रहेगी तो आप उसको प्रॉपर्टी मानोगे, बट उसकी लाइफ तो इतनी सी बस है, तो उसको आप इक्विपमेंट मान लो, सॉरी उसको इन्वेंटरी मान लो, और फिर उसको रिकग्नाइज कर लो जैसे वो कंज्यूम्ड होगा। जब वो कंज्यूम्ड हो जाएगा, जब उसको आप खा लोगे इन द सेंस उसको यूज़ कर लोगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब आप उसको बोलोगे कि इन्वेंटरी कंज्यूम्ड हो गई है और आप उसको रिकग्नाइज कर लोगे। क्लियर हुआ? देन गाइस नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज, ये जो दोनों होता है ना, ये हमेशा ना फैक्ट्री से पहुंचने से पहले ही हो जाता है। प्रायर मतलब बिफोर, पहले, मतलब फैक्ट्री में आना था, अभी आया नहीं, उससे पहले वो उसको क्या हो गया? स्पॉइलेज हो गया, उसका नॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है? तो उस केस में आप क्या करेंगे? जितना भी बैलेंस बचेगा, मतलब समझ लो कि 10 केजीज आ रहा था और 2 केजीज अपना लॉस हो गया, तो कितना बचा? 8 केजीज बचा,
तो जो बैलेंस रहेगा उसको अपन जो रियलाइजेबल अमाउंट रहता है उसके हिसाब से, अब मैं अगर कोई रिकवरी हो रही है तो उसको माइनस करके अमाउंट को ले लेते हैं। ठीक है? फिर से बता देती हूँ, देखो अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है हमारे फैक्ट्री में पहुँचने से पहले, ठीक है? प्लेस वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड शैल बी एब्ज़ॉर्ब्ड इन अ कॉस्ट ऑफ बैलेंस, मतलब जो 8 केजीज़ में है ना, उसी में आप उसकी पूरी कॉस्ट को एब्ज़ॉर्ब कर लोगे। ठीक है? क्योंकि गाइस यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, नॉर्मल। जब भी वर्ड नॉर्मल लिखे रहता है तो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं पूरे में। यहीं पे अगर एबनॉर्मल दिए रहता है तो इसको अपन नहीं लेते, इसको मतलब इसको कंसीडर नहीं करते। इसको अपन को मतलब जो खर्चा हुआ रहता है उसको अपन को कॉस्टिंग पीरियड से माइनस करना पड़ता है, यहाँ पर नहीं होता वो। ठीक है? तो अभी जैसे कि पूरा 10 केजीज़ का जो कॉस्ट था ना, उसको अपन क्या करेंगे, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे अपन 8 केजीज़ में, समझ गए? आगे बढ़ते हैं अब। आगे का इसी प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल लिखेंगे अपन। ठीक है? तो कैसे होगा वो होगा लीफो मेथड से, फीफो मेथड से, वेटेड एवरेज से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप वो वाला कोई सा भी एप्रोप्रिएट मेथड खुद के लिए चूज कर सकते हो। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कि यही वाला करना है या ये वाला करना है। कोई भी एप्रोप्रिएट मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, एनीथिंग यू कैन ऑप्ट फॉर। ठीक है? एंड अगर गाइस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेते हो ना आप, तो उस केस में हमेशा याद रखें कि प्राइस वेरिएंस जो होता है ना, उससे एकदम ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो प्राइस वेरिएंस जो भी रहता है ना, उसको अपन ट्रीट कर लेते हैं मटेरियल की कॉस्ट में। हमेशा ध्यान रखना है, ये बात को भूलना नहीं कभी भी कि जो प्राइस वेरिएंस रहता है ना, उसमें अपन एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं देखते। जो भी है सबको इंक्लूड कर लेते हैं। किसमें कर लेते हैं? मटेरियल कॉस्ट में। अम, ठीक है? और अगर एबनॉर्मल कॉस्ट कोई-सी होती है ना, तो उसको एक्सक्लूड करते हैं। ये तो गाइस पता ही है अपन को कि अगर एबनॉर्मल कॉस्ट होगी, तो उसको एक्सक्लूड करना है मटेरियल कॉस्ट से। ठीक है? देन अगर कोई सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है, मतलब आपने खुद बनाया है, ठीक है? अगर आपने खुद प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट मटेरियल, उसका डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस जो भी है, वो सबको आपको लेना है। बट गाइस हमेशा याद रखना उसमें से कुछ कॉस्ट आपको हटानी है। कौन-कौन सी? जो एडमिनिस्ट्रेशन की है, जो फाइनेंस की है, जो मार्केटिंग ओवरहेड है, ये सब चीज़ को आपको हटा देना है। ठीक है? और मैम क्यों क्यों हटा रहे हैं? उनको तो ले देखो ऊपर में लिए हैं। तो गाइज़ ऊपर में अपन लिए क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड था। ठीक है? अगर आपका कोई मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चा हो गया, एचआर से रिलेटेड हो गया, तो उसको नहीं लेना है। हमेशा याद रखना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन से रिलेटेड सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सब असेंबलीज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रहेगा उनको ही लेना है, अदरवाइज़ अपन को नहीं लेना है। ठीक है? और जो कैप्टिव कंजम्पशन करते हैं ना अपन, उसको अपन को कैश के हिसाब से ही लेना है। गाइस कैप्टिव कंजम्पशन का अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से अपन को लेना है। क्लियर हुआ? देन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अपना कि जो मटेरियल कॉस्ट होता है ऑफ अ नॉर्मल स्क्रैप और डिफेक्टिव व्हिच आर रिजेक्ट शैल बी इंक्लूड इन मटेरियल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब अगर आपका कोई भी मटेरियल खर्चा हो रहा है नॉर्मल, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्मल, 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 नॉर्मल वर्ड, ठीक है? नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल अपना डिफेक्टिव है, स्क्रैप है, ठीक है? तो डिफेक्टिव स्क्रैप जो भी अपना नॉर्मल है, उसको अपन को इंक्लूड करना है, ठीक है? बट अगर वो एबनॉर्मल होता है गाइस वो एबनॉर्मल अगर होता है, तो आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है, इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस। बट गाइस जैसे कि आप जो आपका वो था ना, क्या कहते हैं उसको, अगर लॉस से अपन को कोई भी क्रेडिट्स मिल रही है या कोई भी रिकवरीज़ मिलती है ना, तो उसको हमेशा माइनस कर देते हैं, ठीक है? देखो क्रेडिट और रिकवरीज़ रियलाइज़ेबल अमाउंट जो होता है ना, उसको अपन हमेशा माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ? गाइस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको आ नहीं रहा होगा कि क्यों माइनस क्या प्लस कर रहे हैं। माइनस प्लस वाला जो भी चीज़ है वो एग्ज़ाम में थ्योरी वाला आता भी नहीं है, प्रैक्टिकल वाला ही आएगा। तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चिल करो। तो गाइस चलो प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन को कैसे प्रेजेंट करना है। मतलब अपन देख तो लिए कि कैसे अपन को पता चलेगा कि खर्चा कितना है, बट दिखाओगे कैसे, इतना खर्चा है, कितना खर्चा है, कैसे दिखाओगे गाइस? तो मैं आपको बताऊंगी कैसे दिखाना है। देखो सबसे पहले आप क्या करना, ऐसे लिखना कि मटेरियल, जो डायरेक्ट मटेरियल आया आपको उसको क्लासीफाई करना, जो भी आपको सुटेबल हेड लग रहा है, जैसे कि आप बता सकते हो कि ये कंपोनेंट है हमारा, ये हमारा रॉ मटेरियल है, या आप उसको बोल सकते हो ये हमारा सेमी फिनिश गुड्स है, या आप उसको बता सकते हो कि ये मेरी सब असेंबली है। तो आपको जैसे ठीक लगे आपको वैसे करके सूटेबल हेड पे डाल लेना है। क्लियर हुआ?
देन क्या करोगे? देन आप क्या करोगे? डायरेक्ट मटेरियल जो भी रहेगा ना उसको आप क्लासिफ़ाई करोगे कैसे? कि मैंने खरीदा है, तो मैंने इंडिया से खरीदा है मतलब इंडिजीनियस, इंडिया से खरीदा है मतलब इंडिजीनियस। मैंने बाहर से खरीदा है मतलब इम्पोर्टेड, बाहर से खरीदा है मतलब इम्पोर्टेड और सेल्फ मैन्युफैक्चर मतलब मैंने कहीं से नहीं खरीदा, मैंने खुद बनाया है, ठीक है? तो तीनों में से आपको बताना है कि आप कौन-से वाले में बिलॉन्ग करते हो। कौन-कौन सा परचेज़्ड, इंडिजीनियस, इम्पोर्टेड और सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है? देन गाइस डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल का काम खत्म। ये 2 टाइप का डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट की बात आई। तो गाइस इनडायरेक्ट में आपको मेजर हेड्स में बाँटना है जैसे कि टूल्स है वो स्टोर्स है, वो स्पेयर्स है, ठीक है? वो जिग्स है, वो फिक्चर्स हैं, ठीक है? वो कंज्यूमेबल्स है मतलब वो जो खील नहीं होती, वो कंज्यूम्ड हो जाती है एक बार में। तो आपको वैसा करके क्या करना है, आपको बाँटना है। ठीक है? क्लियर हुआ? तो अपन को डायरेक्ट मटेरियल का याद हो गया, 2 टाइप से है, 2 टाइप से डायरेक्ट मटेरियल एंड देन इनडायरेक्ट का भी पता चल गया कि जो इनडायरेक्टली अपन को यूज़ होता है। जैसे कि समझ लो ये वाटर बॉटल है, ठीक है? तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा बताओ? इसमें डायरेक्ट मटेरियल में आपको इसकी बॉडी लग रही है, ठीक है? एंड देन इसका ये जो ओपन करने का पोर्शन है वो, बस ये 2 ही चीज़ तो है इसमें और ये लॉक। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया इसका। बट इसका इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? इसमें देखो कुछ-कुछ लॉक करने का सिस्टम दिया है, यहाँ पर से कुछ लॉक करने का सिस्टम है, ये ऊपर-नीचे होता है एंड देन ये ऐसा करके खुलता है। तो गाइस ये सब कंज्यूमेबल्स है, इसलिए कंज्यूम्ड हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें लगी होगी, फैक्ट्री बनाते समय तेल-वेल लगा होगा फैक्ट्री को चलाने के लिए। जिग्स लगे होंगे, मतलब जिग्स मतलब वो होता है खाँचा, जिसमें ऐसा डलता है फिर ऐसे बन के सेम से साइज़ सेम शेप की चीज़ें निकलती है, शेपर वगैरह। ठीक है, तो वो जिग्स वगैरह तो गाइस वो सब यूज़ आ जाता है ना, तो वो सबको अपन इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे क्लासिफ़ाई करोगे? तो उनको बता देना कि ये टूल्स थे या वो स्टोर्स थे कि वो स्पेयर्स थे एंड ऑल। ठीक है? देन गाइस आप असाइन कैसे करेंगे? असाइन 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 तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। वैसे ही तुम्हारी ये कॉस्ट है, तुम्हारी ये कॉस्ट है, हमारी ये कॉस्ट है। क्लियर हुआ? तो ऐसे करके असाइन करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले मटेरियल जो रहेगा, उसकी मटेरियल कॉस्ट को अपन डायरेक्टली ट्रेस कर पाएँगे ना अगर आपको पता चले तुरंत, अरे यार! ये वाली बॉटल में तो ये ऑरेंज वाली कैप लगी डायरेक्टली दिख रही है इसमें लगी है। तो डायरेक्टली पता चल रहा है ना और डायरेक्टली आप ट्रेस कर पा रहे हो। इकोनॉमिकल फीज़िबल वे भी है देखना इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फीज़िबल वे से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप सीधा लगा एलोकेट कर देना उसको, ठीक। अगर आपको कोई मटेरियल कॉस्ट है जो डायरेक्टली नहीं दिख पा रही इसमें और क्या लगा है यार खर्चा दिख नहीं रहा है करके, ठीक है, तो जो डायरेक्टली नहीं दिख पा रहा है उसको आपको टेक्निकल एस्टीमेट के हिसाब से जो भी लगता है उसमें बाँट देना, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई होते हैं, जैसे कि पार्ट मैन्युफैक्चर करता है कोई थर्ड पार्टी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ट्रीट कर सकते हो मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। समझ में आया कि व्हेन द मटेरियल इज प्रोसेस्ड और अ पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी आपके लिए बना रहा है अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन। आपने जैसे कि मस्त एग्जांपल है केक, गाइस आपको केक बनाने का मन था बट आपको बनाने के मन तो था बट आपको आपके पास सामान नहीं है। कोविड कोविड आ गया ना, सामान नहीं मिल रहा है अभी या आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप सोचे कि मेरे को केक तो चाहिए बट मैं कस्टमाइज केक चाहती हूँ। मेरे मेरे लव वंस के लिए मुझे केक्स देना है, केक मतलब बर्थडे एंड मुझे केक प्रिपेयर करना है बट मैं खुद नहीं बना सकती बिकॉज़ घर में सामान नहीं, कोविड है ना बाहर दैट्स व्हाई, तो मैं कस्टमाइज़ केक बनवाऊँगी। आपने ये सोचा? ठीक है गाइस, तो जो कस्टमाइज़ केक रहेगा उसमें स्पेसिफिकेशन आप बोलोगे मुझे ये शेप चाहिए, मुझे ये क्रीम चाहिए, मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। तो आप जो स्पेसिफिकेशन होगा उसके हिसाब से वो बना के दे रहा है ना, ठीक है। तो थर्ड पार्टी हुई वो, आप तो नहीं हो, तो वो थर्ड पार्टी हुई, वो आपके लिए क्या कर रहा है? बना के दे रहा है केक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द बायर, द प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस बाय द थर्ड पार्टी। और वो जो फ्री में तो नहीं बना के देगी, उसका भी बिजनेस है, वो अपनी सर्विस चार्जेस लेंगी और अगर मटेरियल लगाई तो मटेरियल चार्जेस भी लेगी, तो जो दोनों चीज लेंगी उनको आपको ऐड कर देना। कॉमन सेंस, जस्ट कॉमन सेंस, ठीक है। whether part of manufacturing operations activity is subcontracted, मतलब अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कोई मतलब कुछ आपको काम करना था उसको सीधा आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब आप खुद नहीं करना चाहते, वो किसी को दे दिए वो काम। ठीक है, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे एडिटिंग नहीं पसंद, मेरे को इतना नहीं अच्छा लगता एडिटिंग करते रहो बैठ के, तो मैं अपने एडिटिंग के काम को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो जो मेरा सब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो मेरे मटेरियल में ऐड होगा ना, मतलब जो भी मेरा क्लास बनाने का खर्च होगा उसमें मैं एडिटिंग के एक्सपेंसेस को भी तो ऐड करूंगी ना, तो उसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को जब अपन सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए इंक्लूड करते हैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में, ठीक है।
देन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, कोई भी इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस लग रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट चार्जेस हो गए। अब इंटरनेट में रिचार्ज करवाती हूँ, तो अब मैं थोड़ी ना देखते रहती हूँ कि क्लासेस को स्ट्रीम करने के लिए मुझे कितने इंटरनेट लगा है, कितने बाइट्स लगे हैं, एंड देन में जो मेरे पर्सनल इंटरनेट यूसेज कितने लगे, ये सब मैं थोड़ी ना अलग-अलग करते रहती हूँ, क्योंकि वो इकोनॉमिकल फिज़िबल नहीं है, ठीक है? देन अपना डिस्क्लोज़र क्या देंगे अपन? डिस्क्लोज़र, डिस्क्लोज़र देना रहेगा अपन को, तो अपन डिस्क्लोज़र कैसे देंगे? तो गाइस देखो, आप बताना कि किस क्वालिटी का मटेरियल आपने लाया है, कितने रेट में लाया है, ठीक है? जैसे कि आप घर में सब्ज़ी लेके आते हो, आपकी मम्मा पूछती ना कौन सा वाला टमाटर लाए हो, 2 टाइप के टमाटर आते हैं, ठीक है? देन उसका रेट पूछती हैं, तो आपको वो बताना है। और अगर मेजर आइटम कुछ है, तो आप उसका 5% ऑफ कॉस्ट मटेरियल का रख सकते हो, ठीक है? देन वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल को डिस्क्लोज़ करना है आपको। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होती है हमेशा की तरह, तो आपको बताना है जो मटेरियल इफ़ेक्ट रख रही होगी, ठीक है? एबनॉर्मल कॉस्ट को एक्सक्लूड करते हैं हमेशा। गाइस सेम पॉइंट्स है कुछ-कुछ एकदम ज़्यादा, तो मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। डिटेंशन एंड डैमरेज चार्जेस पार्ट नहीं होता, अभी हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था लेक्चर के, ठीक है? सब्सिडी, ग्रांट कुछ भी रहता है नॉट डिस्क्लोज़, मतलब डिस्क्लोज़ करना पड़ता है अपन को, ये कह रही हूँ मैं, ठीक है? मतलब सब्सिडी, ग्रांट जो रहता है उसको अपन को डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, ठीक है? देन रिलेटेड पार्टी से ट्रांज़ैक्शन करोगे तो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। कोई भी गाइज़ ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा सेम है, मैं बहुत सारी जगह इसको एलिमिनेट कर दी हूँ, प्लीज़ आप याद कर लो ये 2 पॉइंट, हर जगह चिपकाना है, एवरी प्लेस। क्या? कि कोई भी आपका जो भी डिस्क्लोज़र है, अगर वो सिग्निफिकेंट मटेरियल है और क्वांटिफ़ाई है, सिग्निफिकेंट मटेरियल क्वांटिफ़ाई, ये 3 हैं, तो आपको वो बताना पड़ेगा, और डिस्क्लोज़र जो रहेगा उसको फुटनोट में देना है, फुटनोट में। क्लियर हुआ? इज़ दैट क्लियर? तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। और गाइस अपने दोस्तों के साथ तो आपको वैसे भी शेयर करना है, ठीक है? तो चलो गाइस बाद में अपन आगे का डिस्कस करते हैं, हम अभी के लिए बाय।